एक गांव में दो बहुएं रहती थी जो कि एक दूसरे की पड़ोसी थी। अनामिका गरीब बहुरानी थी जो कूली का काम करती थी, पर कावेरी ऐसी नहीं थी। वो अमीर बहुरानी थी। वो ब्याज देने का धंधा करती थी। वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, पर आज तक उन्होंने कभी भी एक दूसरे से बात नहीं की थी। दोनों ही अपने अपने काम में व्यस्त थे। अचानक से जब एक दिन अंधेरा हो गया था तो दोनों ही घर लौट रही थी। अनामिका, तुम इस दिहाड़ी मजदूरी को छोड़ के एक अच्छा व्यापार शुरू कर सकती हो। अच्छा मजाक कर लेती आप दीदी, पर आपके मजाक पे नहीं, मुझे तो ऐसी हंसी आ रही है। अगर आप ये मजाक किसी और पे करती तो मैं जोर जोर से हंसती। इसमें जोक क्या है अनामिका? मैं तुमसे कह रही हूँ कि एक अच्छा व्यापार करने के लिए इसमें जोक कहाँ है? ऐसा कहना ही खुद में बहुत बड़ा मजाक है। हम तो मजदूर हैं, रोज काम पे जाते हैं, तभी 2 वक्त का खाना मिलता है। व्यापार करने के लिए इतने पैसे कहाँ से मिलेंगे? मैं तुम्हें दूंगी, पर उसके हिसाब से 1 रुपए सूद लूंगी। पैसे ले लो और खुद का व्यापार शुरू करो। पैसे कमाने लगोगी तो उधार वापस कर देना। अच्छा कमाओगी तो परिवार भी अच्छा चलेगा। आपने बहुत ही अच्छी बात कही कावेरी दीदी, पर देख के नहीं लग रहा है कि आप मुझे मदद करने के लिए ऐसा कुछ कह रही है। लग रहा है कि अपने व्यापार के लिए मुझे बलि का बकरा बना रही है। उसकी ऐसी बातें सुन के वो बहुत आश्चर्य होती है। वो चलते चलते रुक जाती है और मनी मन सोचती है, हाय भगवान, ये अनामिका है। उसे लगा कि मेरी सारी बातें बेकार की है और मैं सेल्फिश हूँ। ऐसे पलट के जवाब दे दिया। अब तो मैं उससे एक बात ना करूं। ऐसा वो सोचती है। फिर बिना कुछ बात किए वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। उसके घर आने से पहले ही अनामिका का घर था। वो अनामिका के घर पे चली जाती है। अनामिका की सासू माँ शारदा, ससुर जी प्रसाद बहुत गरीब थे। अनामिका के बहू बन के आने से पहले शारदा और प्रसाद डेली मजदूरी का काम करते थे और जो पैसे कमाते थे उसी से वो अपने बेटे और परिवार का देखभाल करते थे। पर रमेश बिना कामकाज किए बिना बाहर बाहर घूमता फिरता था। शारदा और प्रसाद ने जब उसकी इन हरकतों को देखा तो सोचा कि अब वो उसकी शादी करा देंगे। वो इस तरह से सोचते हैं, फिर एक गरीब लड़की अनामिका को ढूंढकर उससे शादी करा देते हैं। दिन गुजर रहे थे। शादी के बाद शारदा और प्रसाद ने रमेश में बदलाव देखा। अब वो भी मजदूरी करने लगा था। ये देखकर शारदा और प्रसाद बहुत खुश होते हैं। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, पर उम्र का तकाजा, अब उनकी परिस्थिति ऐसी हो चुकी थी कि शारदा और प्रसाद अब कूली का काम करने के लिए सक्षम नहीं थे। वो घर पे ही रहते थे और वक्त वक्त पे दवाइयाँ लेते रहते थे। हर दिन की तरह उस दिन भी रमेश मजदूरी करने गया और बहुत देर से घर लौट आया। काफी देर से अनामिका रमेश के लिए इंतजार में बैठी थी। रमेश आते ही वो कहती है, आ गए जी, मैं कब से आपके इंतजार में बैठी हुई हूँ। घर नहीं लौट के मैं कहाँ जाऊँगा बताओ? कहीं भी जाऊँगा मेरे दोस्त मेरे पीछे पीछे आएंगे। वही तकलीफ, भूख, चीख, आंसू पीछे छोड़ेंगे क्या? वो तो ठीक है, पर सासू माँ की दवाइयाँ खत्म हो गई है। खाने के लिए कोई भी दवाई नहीं और घर के राशन भी खत्म हो रहे हैं। छी, कैसी जिंदगी है। घर में कदम रखते ही तुम कहना शुरू कर देती हो, ये नहीं है वो नहीं है। मुझे तो घर लौटने में भी डर लगता है। सुबह उठने से लेके अभी तक मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि जब आप घर लौटे तो मैं दिल खोल के आपसे तो बात कर सकूं। बात करने का ये टॉपिक है, तुम ही बताओ अनामिका। हमेशा तुम ये नहीं कह सकती हो ना कि घर पे ये नहीं है वो नहीं है। मुझे ऐसी बातें करना आता है बस। अनामिका, मुझे तुम नहीं चाहिए। मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझसे घर की इतनी जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती। ऐसा कह के रमेश गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। शारदा और प्रसाद चुपचाप सब कुछ देखते हैं, पर कुछ कह नहीं पाते। गुस्से में भले वो घर से निकल गए हो, पर गुस्सा ठंडा होने पे वो घर लौट आएंगे, ऐसा ही सोचती है अनामिका। उस दिन रात के 10 बज गए थे, तभी भी रमेश घर नहीं लौटा। अनामिका बहुत परेशान हो गई। वो रोने लगी। वो सड़क पे जाके रमेश के बारे में सबसे पूछने लगी। वानी दीदी, आपने रमेश को कहीं देखा है क्या? नहीं अनामिका, क्यों, क्या हुआ? वानी कह के चली जाती है। तभी वहाँ पे योगेश आते हैं। योगेश भाई, तुमने कहीं रमेश को देखा है क्या? नहीं तो। ऐसा कह के योगेश भी चले जाते हैं। पूरी रात अनामिका रोती है और घर के दरवाजे के पास बैठ के वो रमेश का इंतजार करती रहती है, पर रमेश नहीं लौटता है। प्रसाद और शारदा भी बहुत चिंतित हो जाते हैं।
उन्हें लगा कि वो बहू को बेकार का परेशान कर रहे हैं। उस दिन भी रात हो जाती है। अनामिका तभी भी अपने पति रमेश का इंतजार कर रही होती है। उस दिन भी रमेश नहीं आता। पति के लिए प्यार, मन में सम्मान होने की वजह से वो सभी से जाके पूछताछ करती है। दूर रिश्तेदारों को वो फोन करती है, पर रमेश का कोई पता नहीं चलता। अनामिका समझ जाती है कि अब वो कभी लौट के नहीं आएंगे, वो चले गए हैं। अब से अनामिका को ही उसके सास ससुर का ख्याल रखना होगा। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। तभी एक दिन, कूली का काम भी हमेशा नहीं मिलता है। जब मिलता है तो खाते हैं, नहीं तो पानी पी के रहना पड़ता है। बेचारे माँ पिताजी को मैं ठीक से खाना तक नहीं दे पा रही हूँ। कैसी जिंदगी है मेरी। घर में राशन भी नहीं है, उसे लाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। मजदूरी के काम करके लौटने के बाद मैं रोज लोगों के घर पे नौकरानी का काम करने के लिए जाया करूंगी। जो वहाँ से खाना मिलेंगे उससे सास ससुर का पेट भरूंगी और दवाई लाऊंगी। अनामिका इस तरह सोचती है। एक दिन जब वो कूली का काम ढूंढ रही थी, उसे रास्ते में एक पर्स मिलता है। उसे खोलकर वो देखती है, पर्स के अंदर एक विजिटिंग कार्ड में एड्रेस लिखा हुआ था। फिर उस लिखे हुए पते पर अनामिका जाती है। उस घर की सावित्री का पर्स गुम हो गया था, जिसमें उसके वीजा, पासपोर्ट सब कुछ था, और इसलिए वो बहुत परेशान थी। तभी कॉलिंग बेल बजता है। सावित्री जाके दरवाजा खोलती है। वो देखती है अनामिका खड़ी है। वो उसका खोया हुआ पर्स लौटाती है। पाकर सावित्री बहुत खुश हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये पैसे रखो और एक व्यापार शुरू करो। मैं खुश होके तुम्हें दे रही हूँ। अनामिका वो पैसे लेके घर लौट आती है। काफी सोच विचार के बाद वो एग ऑमलेट का व्यापार का सोचती है। ये सोचकर अनामिका एग ऑमलेट का व्यापार शुरू करती है, और दिन दुगनी रात चौगनी अनामिका तरक्की कमाती है, और उन पैसों से वो बहुत अच्छे से अपने सास ससुर का देखभाल करने लगती है। तभी एक दिन बहुत पैसे लेकर रमेश घर लौट आता है। रमेश बताता है कि अपनी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए वो दूसरा देश चला गया था, जहाँ से इतने पैसे कमा ले आया है, और इस तरह से वो उसे मना लेता है। फिर से रमेश अनामिका एक हो जाते हैं और जिंदगी जीने लगते हैं। दोनों मिलके अब वो एग ऑमलेट का व्यापार करने लगते हैं। उन दोनों को साथ देखकर शारदा और प्रसाद भी बहुत खुश होते हैं। त्रिपुरा नाम के गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। बेटे का नाम रमेश और बहू अनामिका सभी एक साथ रहते थे। अनामिका बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची थी। इस बात के लिए शारदा उसे रोक टोक करती थी, जो अनामिका को बिल्कुल पसंद नहीं था। अनामिका तरकीब बैठती है कि कैसे भी करके सासू माँ शारदा को वृद्धाश्रम छोड़ आए, और इस तरह वो अपने पल्ले झाड़ ले। सासू माँ, सारे कपड़े बांध लिए ना? चलिए अब मैं आपको वहाँ छोड़ आती हूँ, मुझे ब्यूटी पार्लर भी जाना है। बांध तो लिया है बहू, पर थोड़ा इंतजार कर लेते तो अच्छा रहता। बेटा आएगा तो उसे बता के फिर जाती। अगर आप चाहती है कि आपका बेटा और बहू खुश रहे तो आपको वही रहना होगा। अब आप ही फैसला कर लीजिए। ठीक है बहू, अब क्या कर सकती हूँ, बस ऊपर वाला आके ले जाए, इसी का इंतजार है। जाने अनजाने में अगर कभी तकलीफ दी तो मुझे माफ कर देना। मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ, तुम और रमेश सुखी रहना। ये सब सुन के अनामिका गुस्से से कहने लगती है, आज के बाद से आप यहाँ नहीं रहेंगी तो हम सुखी रहेंगे। आपके जिंदा रहने पे यहाँ किसे क्या मिलने वाला है। आप खुशी खुशी ऊपर जाइए और जाके पिताजी के साथ डुएट गाइए। ईश्वर का बुलावा ना आए तो मैं कैसे जाऊँ बेटा। अब आप घर से जा रही है ना, सब पता चल जाएगा आपको। ऐसा कह के बुजुर्ग सासू माँ को लेकर अनामिका निकल जाती है। स्कूटी में बैठ के कहती है, मुझे बिना छुए हुए बैठिएगा। अनामिका कहती है। शारदा बहुत ही मुश्किलों के साथ स्कूटी में बैठती है ताकि अनामिका को वो छू ना ले, इसीलिए कपड़ों के बैग वो बीच में रखती है। इस तरह अनामिका गाड़ी चलाती है और पीछे बैठी शारदा बस आंसू बहाती है और मनी मन कहने लगती है, आज की बहू रानी अभी तो कल सास बनेगी, पर बिना फिक्र किए ऐसी लड़कियां इस तरह का सोच रखती है। सास को इतनी नफरत क्यों करती हो? मन में क्यों जहर है? ऐसी नजरों से क्यों देखती हो? क्या तुम्हें मेरी तकलीफ का एहसास भी है? एक बार तो सोचो। इस तरह से सोच के वो चुपचाप अपना आंसू पोंछती है। अगर रोती कहीं बहू अपनी गाड़ी ना रोक ले, वहाँ पे कोई था भी नहीं, फिर हो सकता है उसके सर के बाल पकड़ के वो उसे बहुत पीटती। इस डर से वो चुपचाप मनी मन रोती है। थोड़ी दूर जाने के बाद अनामिका एक पेड़ के नीचे अपनी स्कूटी रोकती है। शारदा जो स्कूटी पे बैठी थी जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है
और आसपास घूम के देखने लगती है कि आखिर बहू रानी उसे कहाँ ले आई। थोड़ी दूर में एक गांव दिख रहा था और दूसरे तरफ दो बड़ी बड़ी इमारतें दिखी। अब माला पहना के कहना होगा, उतरिए। अब शारदा को नहीं पता था कि कैसे उतरना है। वो अपना बैलेंस खो देती है और स्कूटी से जाके नीचे गिरती है। नीचे छोटे छोटे कंकड़ थे, उससे शारदा के चेहरे पे चोट लगती है और वो छिल जाता है। ये देखकर भी अनामिका ने कुछ नहीं कहा, ऐसा तक कि उसने उन्हें उठाने की कोशिश तक नहीं की। बेचारी सासू माँ शारदा खुद से बहुत मुश्किलों के साथ उठती है और उठ के कपड़ों के पोटली को उठाती है। देखिए, सामने जो 2 तल्ले की इमारत दिख रही है ना, वहाँ जाइए, वही अनाथ आश्रम है। ये बात सुनने के बाद शारदा के दिल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अनामिका देखती है पर उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ जाके कहिएगा मेरा कोई नहीं है, इसीलिए मैं अनाथ आश्रम में रहने के लिए आई हूँ। जब मेरा बेटा बहू है फिर मैं अनाथ कैसे हो सकती हूँ? सुनिए, अगर आप चाहती है कि आपका बेटा बहू खुश रहे तो आप अनाथ जैसा बर्ताव कीजिए और अनाथ आश्रम जाके रहने लगिए। जब वो इस तरह गुस्से से कहती है, शारदा फिर कुछ कह नहीं पाती। चुपचाप एक एक कदम वो आगे बढ़ाने लगती है। वो स्कूटी के शीशे में अपना चेहरा देखती है जिसमें बहुत झुर्रियाँ आ चुकी थी। कितने दिन हो गए शीशे में मैंने चेहरा तक नहीं देखा। मेरे चेहरे की झुर्रियाँ मेरी तकलीफों को आज दर्शा रही है। याद है मुझे जब मैं माँ बनी थी, वो वक्त कितना अच्छा था। शारदा जब ऐसा सोच ही रही थी, अनामिका गुस्से से कहने लगती है, बहुत देख लिया, अब आप कोई कच्ची कली तो नहीं है। जल्दी जाइए, इस गर्मी की वजह से खूबसूरती बर्बाद हो रही है। मुझे ब्यूटी पार्लर भी जाना है, जाइए जल्दी जाइए। अनामिका इस तरह कहती है, शारदा फिर कुछ कह नहीं पाती। फिर वो अपना कपड़े का बैग लेके धीरे धीरे चल के आगे बढ़ने लगती है। उन्हें जाते देख अनामिका बड़ा निश्चिंत होती है। हे भगवान, सर का एक बड़ा बोझ उतरा। घर पे पूछेंगे तो कह दूंगी वो तीर्थ पे गई है, फिर उन्हें किसी तरह का भी शक नहीं होगा। इस तरह सोच के अनामिका अपने घर की तरफ चली जाती है। बीच रास्ते में देखती है कि उसकी माँ सुजाता रास्ते पे बैठ के भीख मांग रही है। अचानक से देख के वो मानो की सदमे में चली जाती है। फिर खुद को संभालते हुए अपनी गाड़ी लेके अपनी माँ के पास वो जाती है। भीख मांगती हुई सुजाता जब अपनी बेटी को देखती है तो कहने लगती है, अरे बेटा, तुम आई हो। देखो अपनी बुजुर्ग माँ की क्या हालत हो गई है। सुजाता अपनी बेटी को देखकर बहुत रोती है। अपनी माँ की ऐसी परिस्थिति देख के पहले तो उसे अपने भाई और भाभी पे बड़ा गुस्सा आया। बाद में उसे जब अपने हरकतों के बारे में एहसास हुआ तो उसे शर्म आने लगी। अपनी माँ को इस परिस्थिति में देखकर अनामिका आंसू रोक नहीं पाई। माँ को वो गले लगा के रोने लगती है। थोड़ी देर बाद सुजाता कहती है, क्योंकि मैं घर पे रह रही थी, तुम्हारी भाभी और भाई बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने रास्ते के किनारे मुझे छोड़ दिया और कहा दूर में एक अनाथ आश्रम है, वहाँ तुम चली जाओ। ऐसा सुनने के बाद लगा कि किसी ने अनामिका के दोनों गालों पे जोरों का थप्पड़ लगाया। अनामिका रोने लगी, फिर अपने आंसू पोंछकर कहती है, माफ कर देना माँ, मैं खुद के खोदे हुए गड्ढे में गिर गई हूँ। मैंने अपनी सासू माँ को बहुत तकलीफ दी और उन्हें एक अनाथ आश्रम के पास छोड़ के आई, लेकिन आपको देखने के बाद एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अनामिका की ऐसी बातें सुनने के बाद अनामिका की माँ सुजाता अनामिका के गालों में कस के थप्पड़ लगाती है। एक काफी नहीं है माँ, मारो मुझे और कस के मारो। छी, पापी इंसान, इतना बड़ा तुमने पाप किया। 9 महीने पेट में रखा तुम्हें, 25 साल मैंने तुम्हारा देखभाल किया। सोचा था दूसरे के घर में लक्ष्मी बन के जाओगी तो उस घर में तुम उजाला फैलाओगी। जाओ, मेरी आंखों के सामने से चले जाओ, जाओ, नहीं तो हो सकता है कि गुस्से के मारे मैं तुम्हारी जान ले लूं। छे, ऐसे पापी इंसान को मार के मुझे अपने हाथ नहीं गंदे करने हैं। हाय रे शारदा बहन, पता नहीं तुमने कितने दुख सहे। ऐसा कहकर सुजाता उस पेड़ के नीचे से आगे बढ़ के जाने लगती है। अनामिका जाके उन्हें रोकती है। माँ, तुम यहीं रुको, मैं जाके सासू माँ को ले आती हूँ। ऐसा कह के वो तेजी से स्कूटी चला के चली जाती है। धीरे धीरे पैदल चल के जा रही शारदा अनामिका को दूर से ही दिख जाती है।
स्कूटी से उतर के वो जल्दी से शारदा के पास जाती है और जाके उनके पैरों पे गिर के माफी मांगने लगती है। वहाँ से वो अपनी सासू माँ और माँ को लेके घर लौट आती है। एक दिन वो अपने भाई और भाभी को बुलाती है, उन्हें बैठा के अच्छे से समझाती है और अपनी माँ सुजाता को उनके साथ भेज देती है। तब से अनामिका सासू माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है।